जय हिंद साथियों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मैं आपको एक और संशोधन के बारे में बताना चाहती हूं जो इस सरकार ने किया है। बड़ा खतरनाक है ये संशोधन और इसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। मैं बहुत सारे वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डालती रहती हूं ताकि आप लोग जागरूक हो। मैं मोदी जी के झूठों के बारे में भी डालती हूँ और उसमें आप लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ, जैसे कितने लोगों ने वोट डाले मोदी जी को। उन वीडियोस को अवश्य देखिएगा। उसका लिंक कुछ के लिंक मैं पेज पे भी डालती हूँ। एक और पेज भी है मेरा, उसको भी अवश्य लाइक और फॉलो करिएगा। अब देखिए, मैं आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्मदिन है। मैं उनको उनके जन्मदिन के दिन शुभकामनाएं देती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि जिस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बुरा दौर चल रहा था रिसेशन का, अभी भी चल रहा है, इस बार भी चल रहा है, लेकिन पिछली बार हमारे देश में किसी को ये महसूस भी नहीं हुआ, किसी भी एक व्यक्ति को महसूस नहीं हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में अपने आप को बहुत अच्छा प्रधानमंत्री बताने के लिए एक भी पीआर के लिए वीडियो नहीं बनाया, एक भी पब्लिक रिलेशंस के लिए लोगों में अपने बारे में एक सोच बनाने के लिए ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया। परंतु नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनको तो वीडियो बनाने होते हैं, उनको तो कई तरह की चीज़ें करनी होती हैं, चाहे बत्तखों के साथ खेलें, चाहे मोर को दाना डाले और आपको भी दाना डाले। तो उन्होंने ऐसी 600 वीडियो बनाई है पिछले 6 साल में। और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है वो कितना सक्षम है। वो अपने काम से आपको बताता है, वो आपके लिए काम करता है, क्योंकि वो आपकी सेवा के लिए उस जगह पे बैठा है। मगर एक व्यक्ति जो अपने लिए बैठा है, जो केवल निजी स्वार्थ के लिए राज कर रहा है, सत्ता हथिया के बैठा है, तानाशाह बन के बैठा है, वो केवल अपने बारे में सोचता है और अपना थोबड़ा सबको दिखाने की कोशिश इसलिए करता है ताकि लोगों को समझ में आए कि वो कितना बढ़िया है, चाहे उसके अंदर कोई क्षमता हो या ना हो। मगर ये तो एक्टर्स के लिए अच्छी चीज है ना। इसीलिए तो देखिए, जिस वक्त कंगना के अंगना का छज्जा तोड़ा गया, उस वक्त कितना बवाल हुआ। मगर उसी वक्त दिल्ली में बहुत सारे जो झुग्गी झोपड़ियां थी, उनको ध्वस्त करने का एक ऑर्डर आया था, एक जजमेंट आया था, जिसके विरुद्ध सारे विपक्षी खड़े हुए और कांग्रेस पार्टी जो है वो कोर्ट भी गई और ये रुक गया। अब देखिए कि आपने देखा कि किस प्रकार से किसान विरोधी कानून को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित बताया गया और कह दिया गया कि ये पास हो गए। दरअसल ये पास नहीं हुए। ये वैसे ही हुआ जब आप जोर जबरदस्ती करके, डरा धमका के, लोगों के साथ गुंडागर्दी करके आप अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं। वही प्रधानमंत्री जी ने करवाया राज्यसभा में। उस दिन कैमरा सारे बंद हो गए थे, तो आवाजें उनकी सुनाई नहीं दे रही थी। आप और मैं सुन नहीं पा रहे थे कि वहां क्या हो रहा है। ध्वनि मत से आप मुझे बताइए कि क्या इन कानूनों को पास किया जाना चाहिए था। ये कानून जो है ये देश हित में नहीं है, क्योंकि ये किसान हित में नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन्होंने एक और कानून पास किया है। एक और क्या, मैं आपको बता दूं, 29 कानूनों को इन्होंने 4 कानूनों में बदल के बना दिया है। और ये कौन से कानून हैं? ये है लेबर लॉज, यानी कि श्रमिक कानून। श्रमिकों के कानूनों को इन्होंने क्या किया है, उससे आपको जब पता चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां 100 से कम लोग काम कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी का मालिक जो है वो आपको बिना सरकार की अनुमति लिए आपको कभी भी कैसे भी निकाल सकता है। वाह मोदी जी, वाह, और वाह भक्तों, वाह, बजाओ जोर जोर से ताली, क्योंकि इसमें, इसकी जद में तो ये वाले भक्त भी आने वाले हैं। आप समझ लीजिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, इसके बारे में अवश्य देखने की, पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बता दूं कि जो छोटी कंपनियां हैं और ये भी मान लीजिए कि जो बड़ी कंपनियां, जिसको वो चाहेंगे उनको रख लेंगे, जिनको चाहेंगे उन्हें निकाल देंगे। जानते हैं, अगर किसी फैक्ट्री में कोई यूनियन बनाना चाहे तो उसकी परमिशन
उस उद्योग के मालिक से लेकर तभी बनाई जा सकती है। तो कोई उद्योगपति इसका आदेश देगा कि हाँ तुम बना लो अपना यूनियन ताकि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो सको। तो आपको बता दूं कि ये कानून जो इन्होंने बनाए हैं, और ये कब बनाए हैं, उस वक्त बनाए हैं जिस वक्त विपक्ष संसद में नहीं है, क्योंकि वो बॉयकॉट कर रहा है। अब आप देख लीजिए कि पिछले बुधवार की बात है जब इन्होंने ये 3 लेबर कोड बिल जो है इनको पारित करके कानून बना दिया। इनके नाम बता रही हूं आपको। द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, अभी एक एक करके बताती हूँ। ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बड़ा खतरनाक है, जिसमें आपकी नौकरी खतरे में आ चुकी है, ये मान के चलिए। और द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो 24 जो केंद्र सरकार के जो कानून है उन सबको मर्ज करके ये बदलाव किए गए हैं। तो एनडीए की सरकार ने अब टोटल मिला के 29 केंद्रीय कानून जो हैं उनको 4 कोड्स में या 4 कानूनों में बदल दिया है। आपको बता दूं कि जो पहला वाला बदला गया था ये 2019 में बदला गया था, और इसका नाम है द वेज कोड। वेज कोड का मतलब आपको जो डेली वेजेस बोलते हैं ना, कि जो आपको पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है। अब सबसे पहले सबसे खतरनाक वाले कानून के बारे में बता रही हूं आपको। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड इसका नाम है, और इसमें किस तरह से आप लोगों को काम पे रखेंगे या किस तरह से आप लोगों को निकालेंगे, ये छोटे और जो मध्यम और बड़े भी आ गए, इसमें बड़ी भी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, किस प्रकार से आसानी से आप लोगों को निकाल सकते हैं। आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से अमेरिका तो इनका पुराना रिश्ता है, इनके दोस्त भी है, सभी गुजरातियों का वैसे होता है, मगर इनका कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि इनके ऊपर बैन लगाया था यूएसए ने 2002 के जब दंगे हुए थे गुजरात में, उसके बाद। तो इनको और भी ज्यादा इच्छा है, जैसे हर गुजराती को इच्छा होती है घूमने फिरने की, वो बड़े काम भी करते हैं। अब कुछ लोग काम नहीं करते तो उसका मैं क्या बताऊं आपको। तो खैर, अमेरिका का जो हायर और फायर मॉडल है ये उसी के ऊपर बनाया गया है, और किस प्रकार से आप आसानी से लोगों को निकाल सकते हैं इसमें ये बनाया गया है। इसमें बिना सरकार की अनुमति लिए आप लोगों को निकाल सकते हैं, यानी कि जो मालिक है, जो एम्प्लॉयर है, कार्य सेवक है, और जो उस कंपनी का मालिक है, उन दोनों के बीच के रिश्ते को देखो क्या कर दिया इन्होंने। जो मालिक है वो बहुत आसानी से नए जो कंडीशंस है वो लगा सकता है, और अपने तरीके से वो लोगों को चाहे तो रख सकता है, लोगों को चाहे तो निकाल सकता है। तो अब ये कहा गया है कि मैंने आपको 100 बताया, तो मैं आपको बता दूं कि 300 लोग अगर कहीं काम करते हैं तो वो वाली कंपनी में भी जो एम्प्लॉयर है या मालिक है वो बिना सरकार से परमिशन लिए, अप्रूवल लिए लोगों को निकाल सकता है। पहले अप्रूवल लेना पड़ता था। बिल्कुल, मेरा सेवक कहता है मैं 18 घंटे काम करता हूं, शुक्र है 24 घंटे काम नहीं करता था, सचमुच में। खैर, अब मैं आपको बता दूं कि पहले और अभी भी जिनके यहाँ 300 से अधिक लोग काम करते हैं उन्हें सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर वे अपनी कंपनी को बंद करना चाहे या वे लोगों को नौकरी से निकालना चाहे। और ये देखिए कब कर रहे हैं, टाइमिंग मत भूलिएगा। कोविड के टाइम पे तनख्वाहें नहीं मिल रही ना, इस समय पे इन्होंने ये कानून बनाया है। अब देखिए इन्होंने एक और चीज क्या कही है। एक तो ये कहा है कि अगर 300 से कम है तो आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं, आप अपनी कंपनी को बंद कर सकते हैं, इसलिए कौन सड़क पे आया, कौन कहाँ गया, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरी चीज सुनिए, इन्होंने कहा है कि जिन कंपनीज में 300 से ज्यादा लोग होंगे वहां पे अप्रूवल की आवश्यकता होगी। तो आप सोचेंगे अप्रूवल की आवश्यकता है तो बढ़िया बात है ना। लेकिन इन्होंने कहा, ये भी कहा है कि आप जब उनको आवेदन करेंगे सरकार को, और सरकार ने अगर जवाब नहीं दिया, आपके रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो प्रपोजल है लोगों को निकालने का, उसको आप मान लीजिएगा कि वो अप्रूव हो गया और आप लोगों को निकाल सकते हैं। आपको बता दूं कि पहले
30 दिन से लेकर 90 दिन का नोटिस देना पड़ता था किसी को भी निकालने के पहले, चाहे आपके बड़े दुकान हो, मॉल है जैसे उस तरह से, या बड़ी कंपनियां हो, बड़ी फैक्ट्रियां हो, और जो उद्योग जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी, यहाँ जहाँ पे प्लांटेशन होता था, या जो माइन होती थी जहाँ पे 100 लोग काम करते थे या 100 से ज्यादा लोग काम करते थे, वहां पे भी सरकार का अप्रूवल लेना पड़ता था। और अगर 100 लोगों को हटाना है तो भी अप्रूवल लेना पड़ता था। तो इसका मतलब है कि अब आप समझ लीजिए कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में है उनके ऊपर तो कोई असर नहीं होगा। अगर आप किसी छोटी दुकान में काम कर रहे हैं, वहां पे तो जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। लेकिन जिन कंपनी में आप जाते हैं और सोचते हैं कि आपकी, तो आप समझ लीजिए कि आप अब बंधुआ मजदूर हैं और आपका मालिक तय करेगा कि वो आपको रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है। तो आपको एक बार नौकरी मिल गई, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि आपको नौकरी मिल गई है, आप सेफ हो गए, क्योंकि आपके पास वो जो एक ऑप्शन रहता था, विकल्प रहता था कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप सरकार को अप्रोच कर सकते थे, वो अब आप नहीं कर सकते। तो इसमें अब ये सरकार क्या कह रही है, वो कह रही है कि अर्थशास्त्रियों का भी मानना था कि जो श्रम कानून है उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। लेकिन बदलाव का मतलब क्या ये है कि आप किसी को भी निकाल दे, किसी को भी रख दे अपनी मर्जी से। आप देखिए कि किस प्रकार से पहले कानून इतने स्ट्रिक्ट थे कि अगर आपके यहाँ 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो आप बिना सरकार की अनुमति के उन्हें नहीं निकाल सकते थे। खैर, आपको एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि यूनियन के बारे में मैंने जो बात आपको कही कि अगर जो लोगों को निकाला जाता था या ऐसी कोई स्थिति बनती थी तो एक यूनियन होता था। यूनियन जो होता था वो स्ट्राइक करता था। अब ये सारे अधिकार जा रहे हैं। यूनियन जो है, अब यूनियन को स्ट्राइक करने के पहले 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा सरकार को कि हम स्ट्राइक करना चाहते हैं। और अगर उनका कोई मैटर किसी ट्राइब्यूनल में है, लेबर कोर्ट में है या नेशनल इंडस्ट्रियल कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में है, तो वो लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते अगर कोई फैसला इन ट्राइब्यूनल से उनके विरुद्ध भी आता है। कब तक? 60 दिनों तक। मतलब आपके विरुद्ध एक ऑर्डर आया है, आप 60 दिन तक आपको चुप रहना पड़ेगा। तब तक क्या होगा कि जितने लोग हैं वो सब बिखर जाएंगे और वे एकत्रित नहीं हो सकते ना, क्योंकि ताजा जब होगा तो सब एकत्रित होके वे विरोध दर्ज करा सकते हैं। अब वो विरोध दर्ज नहीं कराया जा सकेगा। जी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं। और बेटा तेरे को तो नौकरी है नहीं, तू तो 5 रुपए कमाता है ना, तो तू तो लिखेगा, तुझे इसमें बुरा कुछ दिखेगा नहीं, है कि नहीं? और बेवकूफ है। खैर, इसको कभी अच्छी नौकरी वैसे भगवान कभी दे भी ना। मेरी तुझे आशीर्वाद है बेटा कि तुझे कभी अच्छी नौकरी ना मिले। तू ना ऐसे ही लेबर का काम करता रहे और जब ये सरकार जाए तब तो तेरी ये वाली नौकरी भी चली जाए। खैर, क्योंकि मैं अपने गरीब भाइयों के साथ हूँ, तो मैं आपको बता दूं, पहले स्ट्राइक करने के लिए आपको कुछ जगहों पे 2 हफ्ते का नोटिस और मैक्सिमम कुछ जगहों तक पे जो होता था वो 6 हफ्ते का नोटिस होता था। यानी कि 6 × 7, 6 7 42 डेज। तो 42 डेज मतलब 1.5 महीने से भी कम मैक्सिमम होता था जो आपको नोटिस देना पड़ता था। अब जो है आपको 60 दिन का नोटिस। 60 दिन आप जानते हैं कि आप आज नोटिस देंगे अपनी कंपनी को और 2 महीने बाद करेंगे वो हड़ताल, और तब तक आपको निकाल भी दिया जाएगा, क्योंकि कानून तो यही बना दिया उन्होंने कि अच्छा तुम ये करोगे, या तो वो लेबर यूनियन को खरीद लेगा जो भी नेता है, या फिर वो आपको नौकरी से निकाल देगा। और एकदम से जो होते हैं ना फ्लैश स्ट्राइक्स जिसको कहते हैं, वो अब अपराध की श्रेणी में आ गए हैं। उनको कहा गया है कि वो नहीं किया जा सकता। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि सरकार जो कानून लेके आई है वो आपके हित में है या नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अच्छा, और पत्रकारों के लिए भी है इसमें। पत्रकारों को जो है कर्मचारियों की तरह अब केवल महंगाई भत्ता ही दिया जाएगा, ये समझ लीजिए। अब बंधुआ मजदूरी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, इसीलिए कहती हूँ कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। आपको बता दूं कि जब मई के महीने में उत्तर प्रदेश और 6 और राज्यों ने
यही कानून लेकर आए तो उस वक्त मुझे याद है कि मोदी सरकार ने कहा था कि श्रम, क्योंकि बहुत हल्ला हुआ था उस समय, तो उन्होंने कहा था कि श्रम कानूनों को रद्द करना जो होता है वो सुधार नहीं होता है, इसलिए अब ये सुधार लेके आए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस तरह से आपने बदलाव किए हैं उससे जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो कानून है, नियम है, उनके भी विरुद्ध जाते हैं ये। खैर, अब आप ये देखिए कि कोविड-19 की महामारी के समय में किस प्रकार से चोरी छिपे बिना किसी बहस के संसद में हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ इन श्रम कानूनों को पास करवाना मतलब है कि सामाजिक सुरक्षा की हत्या करना, सोशल सिक्योरिटी की हत्या करना। जो कई सालों से श्रमिकों को जो अधिकार मिले थे इस संशोधन बिल 2020 के जरिए समाप्त कर दिया गया है। और मैंने इसको अभी पढ़ा है और 2 दिन से मैं देख रही थी इसमें कि क्या क्या आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि 300 से कम अगर कहीं पे हैं कर्मचारी और आप भी वहां पे काम करते हैं तो आप समझ लीजिए कि उस संस्थान को बंद करने के लिए मालिक को कोई पूछ नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता, वो उसके अधिकार क्षेत्र में है। वो जब चाहे कंपनी को बंद कर दे, वो जब चाहे जिसको निकाल दे, उसे किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, जैसा कि पहले था। हम एक कल्याणकारी राज्य है और हमारे देश में गरीब और मध्यम वर्ग के बहुत सारे लोग हैं। अब आप मुझे बताइए, किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति इस प्रकार से करी जाए, छटनी करने का अधिकार अगर इस तरह से कंपनी मालिक को दे दिया जाए, उसको जायज बना दिया जाए, तो कई वर्ष जो लगे श्रमिकों के अधिकारों के लिए कानून बनाने के लिए, उसका खत्म हो जाना, उसकी मृत्यु हो जाना माना जाएगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, कई वर्षों के बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को खत्म कर दिया गया है। मतलब जो विवाद है उसके लिए मैंने आपको बताया ना, जो ट्राइब्यूनल में आप जाते हैं, अगर वहां से आपके खिलाफ कोई कार्यवाही होती है, आपको ऑर्डर मिलता है, तो आप 60 दिन तक कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। और इसका मतलब है कि सामाजिक सुरक्षा का भी हनन है। ये रोजगार की जो गारंटी मिलनी चाहिए हर व्यक्ति को कि कभी भी जी में आया तो निकाल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से ये सरकार ये कर रही है, मतलब आप उस आड़ती की आड़त पे बिकने वाले हैं। अगर आप मजदूर हैं तो आप पूंजीपतियों की आड़त में बिकने वाले हैं, और इसमें आड़ती का काम हमारी सरकार कर रही है, वही कर रही है बिचौलिए का काम। बिचौलिया करके इन्होंने आड़तियों का मजाक उड़ाया, उन आड़तियों का जिनका रिश्ता होता है हमारे किसान भाइयों के साथ। और अब ये मजदूरों पे भी आ गए, आम जनता पे भी आ गए। और देखिए कि जो पूर्व पत्रकार है, जो और गैर पत्रकार, उनके हितों की सुरक्षा के लिए जो वेज बोर्ड का गठन हुआ था उसे भी समाप्त कर दिया गया है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से दुकान कर्मचारी होते हैं, उसी तरह पत्रकारों को भी केवल अब महंगाई भत्ता दिया जाएगा। और इसकी आड़ में अब धीरे धीरे आप देखिए कि बैंक कर्मी, बीमा कर्मी, रेल कर्मी, भेल कर्मी, कोल कंपनी, यहाँ सब जगह की जो कर्मी, सब जगह के कर्मी है जो वेज बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, वो सारे वेज बोर्ड अब समाप्त हो जाएंगे। तो मैं इसको क्या कहूँ, ये श्रम संशोधन कानून जो बन गया है, बिल था, कानून बन गया, इसको क्या एक तानाशाही शासक की सनक बताई जा सकती है? ये एक तानाशाही शासक की सनक है। आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ, इस बाबत मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको भी अवश्य देखिएगा। इस देश में आज 138 करोड़ लोग हैं, है ना। पिछले साल अगर हम ये मान ले कि 135, चलिए 135 भी नहीं, 130 करोड़ लोग थे। 130 करोड़ में से जिन लोगों ने वोट दिया वो थे 60 करोड़ 37 लाख लोग। अब आप इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से समझिएगा। 2014 में जितने लोगों ने वोट दिया था मोदी जी को, उससे 6.5% ज्यादा लोगों ने वोट दिया मोदी जी को 2019 में। तब मोदी जी ने ये कहा कि जब मुझे आप लोग जानते भी नहीं थे, तब आपने मुझे
इतना कुछ दिया, मुझे प्रधानमंत्री बनाया 2014 में। अब जब आप मुझे थोड़ा थोड़ा जानने लगे 2019 में, तो आपने मेरी झोली भर दी। अब आप जानते हैं कि वो इस झोली को झोला बनाकर ले जाने वाले हैं, वो कहते हैं। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि जब कोई भक्त आपको कहता है कि इस प्रधानमंत्री की इज्जत करिए, तो निश्चित ही कहिए कि हम प्रधानमंत्री की कुर्सी की इज्जत अवश्य करते हैं, हमेशा करेंगे, मगर देश का प्रधानमंत्री 23 करोड़ लोगों ने ही मात्र चुना है। और जब चुनाव हुए तब भी 37 करोड़ लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया, 23 करोड़ लोगों ने वोट दिया। और दोनों को मिलाकर, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि कुल मिला के ये नंबर बहुत कम था, और ये 60.5 करोड़ से भी कम था। और बाकी के जो 70 करोड़ लोग हैं, उन्होंने तो वोट नहीं दिया ना। उसमें बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, महिलाएं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो केवल 23 करोड़ के वोटों से जो प्रधानमंत्री बने हैं, वो तानाशाह कैसे बन सकते हैं? वो कैसे कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं? उन्हें सबकी सुननी पड़ेगी, सबका साथ तो उनको लेके चलना पड़ेगा। उन्होंने अगर ये नारा दे दिया तो ये नारा उनका नहीं है। एक लोकतंत्र में आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। उनको चुना सबने नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री वो सबके हैं। वो एक लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। और लोकतंत्र जो होता है वो क्या होता है? वो एक ऐसी सरकार होती है जो आपके द्वारा, आपके लिए, आपकी चुनी हुई होती है। फॉर, बाय एंड ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। तो आप समझ लीजिए कि 23 करोड़ लोगों ने मात्र चुना है प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट दिया। जब वोट डले तब भी 37 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। आप लोग ये बात नहीं समझ पाते। आप लोग ये समझते हैं कि नहीं, ज्यादातर लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया। आज आपको ये डेटा बता रही हूं, याद रखिएगा। केवल 23 करोड़ लोगों ने 2019 में भाजपा को वोट दिया। 37 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया। उसके अलावा बचते हैं 70 करोड़ लोग या उससे भी ज्यादा, जिन्होंने वोट डाला ही नहीं। तो प्रधानमंत्री जो चुने गए हैं वो सबके चुने हुए नहीं हैं, मगर वो सबके लिए हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। आपके भी हैं, मेरे भी हैं। इसलिए उन्हें हमारे हित को सोचते हुए काम करना पड़ेगा। मैंने अगर उन्हें वोट नहीं दिया तो मेरे खिलाफ वो एक्शन लेने लगे, ये नहीं होना चाहिए, मगर आज ये देश में हो रहा है। इसलिए अपनी आवाज को हिम्मत के साथ बुलंद रखिएगा, क्योंकि याद रखिए, अगर आपने वोट नहीं दिया तो और भी 37 करोड़ लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया था, मात्र 23 करोड़ लोगों ने दिया। आप कहेंगे वो 37 करोड़ का क्या हुआ? वो बट गए। किसी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी को दिया, किसी ने बसपा को, किसी ने कांग्रेस को, किसी ने और किसी को, किसी ने इंडिपेंडेंट को। तो हमारे वोट बट गए थे, और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले थे उससे भारतीय जनता पार्टी जीती थी। याद रखिएगा। अब आप भूलिएगा मत कि इन भक्तों को क्या बताना है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कोई कुवैत से देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि फेसबुक ने मेरे इस पेज पर रोक लगाई हुई है। फेसबुक तो करेगा, मैं मोदी जी के खिलाफ बोल रही हूँ, और जब से कांग्रेस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया तब से तो बिल्कुल ही ब्रेक लगा दिया इन्होंने। खैर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ जुड़ी रहूंगी। मेरा एक दूसरा पेज है, उसको अवश्य लाइक करिएगा, और अधिक से अधिक लोगों से उसे लाइक भी करवाइएगा। मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी मेरे को फॉलो अवश्य करिए। इंस्टाग्राम पे करीबन 51,000 लोग ऑलरेडी हैं, और इन सब जगहों पे मैं बहुत एक्टिव नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों से मेरी मुलाकात यहीं हो जाती है। मुझे नेताओं से बात करने का शौक ही नहीं है ट्विटर पे, मुझे आप लोगों से बात करने का शौक है, क्योंकि अधिकतर लोग आप लोग फेसबुक पर मुझे मिलते हैं और मुझे यहीं पे अच्छा लगता है। तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी, और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मतलब मुझे इतना सराहते हैं। आप जो गलत बात बोलते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो भी मेरे भाई बहन, मेरे ही देश के लोग हैं। बरगलाने का काम किसी और ने किया और भड़कने का काम इन्होंने किया।
उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभद्र भाषा का आप लोग इस्तेमाल मत करिएगा, कम से कम कोई ये ना कहे कि आप और मैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अधिकार है और हम उन अधिकारों के लिए लड़ेंगे, उनके संरक्षण के लिए लड़ेंगे। जब भी कोई दिक्कत हो तो अवश्य मुझसे बात करिए। आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अपना समझती हूँ इसलिए बता रही हूँ, वरना ये शायद ये बात ना बताती। आज मैं बाजार गई सामान खरीदने के लिए, तो तब अचानक से क्या हुआ कि एक दुकान से मैंने सोचा कुछ जलेबी खरीद लूँ। तो मैं जलेबी खरीद रही थी और वो जो बहुत, मैं बचपन से उनको देख रही हूँ, वो अंकल जी जो है वो जलेबी बना रहे थे और ताज़ी ताज़ी बना रहे थे। तब तक क्या हुआ, मैं अपने फ़ोन पे लगी हुई थी और तभी एक व्यक्ति कोई आया, उसने एक समोसा मांगा और वो जो अंकल जी ने कहा कि 15 रुपए का है वो समोसा। तो जब तक मैं सिर ऊपर करती वो जा चुका था। और ये मेरे साथ ये तीसरी घटना है। एक किसी और जगह पे बन खरीदने के लिए कोई आया था और ऐसे ही 2 जगह पे और हो चुका मेरे साथ। अब क्या हुआ कि जब तक मतलब आप अपने ध्यान में होते, जब तक मैंने सिर ऊपर किया और देखा तो वो व्यक्ति को मैंने देखा, वो जा रहा था। मतलब उसके पास केवल 10 रुपए थे। मुझे समझ में आ गया कि उसके पास 10 रुपए थे, क्योंकि उसने देने की कोशिश करी थी और अंकल ने कहा था कि 15 रुपए का है समोसा। फिर मतलब आप ये समझिए कि ये समय कैसा आ गया है। आजकल हम मुंह ढक के रखते हैं, कोई किसी को पहचानता नहीं है। ये एक आज अच्छी चीज हो गई कि मुंह ढका हुआ था, उस व्यक्ति का मुंह ढका हुआ नहीं था। खैर, मैंने उसको देखा, उसका जो चलने का तरीका था, यहाँ एक नाशविला रोड है, वहां पे मैंने देखा वो जा रहा था। तब तक मैंने अपने हस्बैंड को इशारा करके गाड़ी को कहा कि आप लेके आओ, तो वो गाड़ी लेके आए। मैं फटाफट उसमें बैठ गई, पर मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे मिल जाएगा। मैंने अंकल जी जो थे उनको कहा कि एक समोसा भी मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे लगा हो सकता है मैं उसे ढूंढ लूंगी। और जानते हैं, मैं पैदल ही चलने लगी जब तक मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके आए। और जैसे मैं जा रही थी तब तक मैंने सड़क के दूसरी तरफ उस व्यक्ति को देखा। और जब मैं उसके पास गई तो देखा कि वो, उसने 10 रुपए थे ना, मैंने आपको बताया, वो कोई एक छोटी सी नमकीन का पैकेट में से नमकीन खा रहे थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये आप रख लो। तो मुझे देखा, ये क्या? तो मैंने कहा आप समोसा खाना चाह रहे थे ना? तो उसने कहा कि इसका क्या मतलब, या कुछ ऐसा कुछ बोला। तो मैंने कहा आप खा लो ना इसको, आप खाना तो चाह रहे थे ना। और उसके हाथ में दिया और मैं वहाँ से चली गई। और जानते हैं, हम तो गाड़ी मोड़ के जब आए तो वो भी उसी डायरेक्शन में ही जा रहे थे वो व्यक्ति। पर बड़ा दुख हुआ और ये समझ में आया कि हमारे देश में जो कानून है ना, वो कानूनों में जो बदलाव आने चाहिए वो आने की आवश्यकता है। लेकिन कोई भी गरीब अगर भूखा जा रहा है तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी भी है कि हम जो भी कर सकते हैं वो करें। मैं कभी भी किसी को भीख देने में विश्वास नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत डांटते हैं मुझे कि नहीं तुमने इसको नहीं दिया। फिर वो मुझे कई बार कहते हैं ये तो बूढ़ी है, ये बूढ़ा है, इसको देना है। लेकिन आपको बताऊं, अगर आपको कोविड के समय में कम से कम इस तरह से कुछ दिखाई दे, अपने कान और आँख खोल के रखिए। ऐसी चीज़ें बहुत हो रही हैं आसपास। बिल्कुल ठीक ठाक था वो व्यक्ति, कपड़े उसके बिल्कुल ठीक थे, मगर सोच के देखिए कि हो सकता है कि उसे खाना ही ना खाया हो पूरा दिन। ऐसे किसी की मदद अवश्य करिएगा, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। मुझे आज बड़ी खुशी हुई, अंदर से एक सेटिस्फैक्शन हुआ जब मैं उसको दे के वहाँ से निकली। ये बातें बताने वाली नहीं होती, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि ये तीसरी घटना ऐसी हुई है। एक जगह पे कम उम्र का लड़का था जो बन मांग रहा था और वो पूछ रहा था कि बन कितने का है। और मैंने उसको बोला कि अरे ये बन तो मुझे देना था कहीं, भैया तुम ले जाओ। तो उसने कहा नहीं आंटी मुझे नहीं चाहिए। मैंने नहीं, बन मुझे तो देना ही है किसी को, तुम ले लो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है। तब भी मुंह ढका हुआ था। तो ये अच्छा लगता है, मगर आपको बताऊं तकलीफ भी बहुत होती है। अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील होइए और अंदर से ज़्यादा कड़ा मत होइए। दुनिया ऐसी हो गई है कि हम एक दूसरे के साथ संवेदनहीनता दिखाने लग गए हैं। इसीलिए तो हम सरकार में जब लोगों को चुनते हैं, हम यही नहीं देखते कि उसके अंदर संवेदनशीलता है या नहीं। हम भी संवेदनशील बने, हम अपने नेताओं को भी संवेदनशील होने के लिए चुने, तभी देश आगे बढ़ेगा। दोबारा मुलाकात होगी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि फेसबुक ने
मेरे पेज की रीच को रोक रखा है। दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।